देखिए, आज हम त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ये 11th क्लास का लेसन नंबर 12 है और 12.123 की और विविध प्रश्नावली की हम स्टडी करेंगे। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं सिलेबस जो है चेंज होने के चांसेस हैं। चेंज होने का मतलब ये हो सकता है कुछ चैप्टर घट बढ़ सकते हैं, तो हम आपको वही चैप्टर लेकर चल रहे हैं जिन्हें हटाए बिना आगे की मैथ्स नहीं कर सकते आप। जैसे कि समुच्चय हमने पढ़ा है, पहला चैप्टर सेट्स, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। उस चैप्टर के बिना पूरी 11th की मैथ्स क्या आगे तक की मैथ्स कंप्लीट नहीं कर सकता कोई, अगर वो चैप्टर नहीं सीखा तो। ऐसी ये त्रिविमीय ज्यामिति, तो ये डिपेंड करती है, अगर 10th में आपने अच्छी तरह पढ़ी है तो ये 11th उसका सिंपल मेथड है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में आपने ये पढ़ा होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको याद होगा 10th में आप ये पढ़कर आए होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको याद होगा, अभी भी आपने पढ़ चुके हैं 10th में, तो आपको याद होगा कि उस समय आपके में जो था 2D फंक्शन क्वालिटी थी, तो वहाँ पर सिर्फ दो ही हिस्से होते थे, एक एक्स पोर्शन, पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव बाई, निगेटिव बाई, ये आप जानते हैं, सिर्फ यही होते थे। लेकिन अब एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जेड पोर्शन। तो ये जेड पोर्शन जो आपका आ गया, निगेटिव और पॉजिटिव दो हिस्सों से मिलकर बनेगा। इस हिसाब से तीन हिस्से हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से 3 डायमेंशनल बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने 10th में पढ़ा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, और आप अच्छी तरह जानते हैं इसलिए इसे डी से लिखते हैं। मैथ्स में, फिजिक्स में आपको मालूम है दूरी को डी से ना लिख करके फिजिक्स में हम लोग इस दूरी को एस से लिखते हैं, और डी से डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को लिखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो दूरी होती है उसे हम लोग डी से लिखेंगे। डी बराबर आपने पढ़ा 10th क्लास में, दो ही होते थे उस समय, तो क्या काम करते थे, दो कोऑर्डिनेट होते थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब हो गया, एक बिंदु आपका है x1, y1। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं बिंदु के सिस्टम जो होते हैं वो यही होते हैं, भुज, कोटि। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। तो एक को x दे दिया, दूसरे का नाम y रख दिया, तो यहाँ पर ही वही है, बस यही होता था। तो ये एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु निकालेंगे तो हो जाएगा x2, y2। ये इस तरह से दूसरा बिंदु आ गया। तो क्या काम करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और नया आ गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है, बस नया आ गया आपका x3, सॉरी, नया जो आया वो ये है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आपको ये अच्छी तरह याद भी होगा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना पढ़ा था। अब एक और ऐड हो गया है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अब जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या सिस्टम में आ जाएंगे, अब आते हैं आपके x1, y1, z1, और ये दूसरे हिस्से हो जाएंगे इसके x2, y2, z2। बस इतना सा चेंजिंग आ गया है। तो आपने ये वाला सिस्टम पढ़ा था, ये पूरा फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। इस फॉर्मूले को आपने एक और तरीके से पढ़ा था, आपको याद होगा कि दूरी तो निकालनी ही है, दूरी सदैव पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव कभी चलेगी नहीं। तो आपने पढ़ा है कि स्क्वायर, निगेटिव फंक्शन का स्क्वायर ही पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव आता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी देखिए नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर पॉजिटिव, और +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आपको ये जानना है ये कैसे आ रहा है, तो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की हमने एक वीडियो बनाई है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो फिलहाल आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, आप चेंज कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। आप अच्छी तरह जान जाइए भैया, स्क्वायर सदैव प्लस में आता है, इसलिए आप इन्हें आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ये रट्ठा लगाना है कि हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ही होता है, जरूरी नहीं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। सिंपल सा मेथड आप ये याद रख लीजिए, एक x में से दूसरा वाला x घटेगा, चाहे किसी में से किसी x को घटाइए, बस आपको ये फंडा याद रखना है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता था। फिर आया आपका
एक रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक आते थे, या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक याद है आपको? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक कहिए, या कहते थे इसे हम लोग एक रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो आपको 10th में आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला होता है। तो वही यहाँ पर बस एक चेंज हो जाएगा, x1/1 जो यूज़ होता है उसके साथ z1 और यूज़ हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु या बिंदुओं कह सकते हैं के निर्देशांक। अगर आपको ये 10th क्लास का याद नहीं आ रहा है, निर्देशांक को मतलब, निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट। निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या 3D क्वालिटी है। 10th में आपके सिलेबस में थी निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की स्पेलिंग ये रही, आप देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट, अगर आपको ये याद नहीं आ रही है तो हमने एक जो फरवरी में 10th क्लास के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उस टाइम पर बस उन लोगों का अगले दिन एग्ज़ाम था, तो उन लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा निचोड़ सिखाया था एक वीडियो में। तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। फेसबुक पेज पर सबसे लास्ट में, सबसे स्टार्टिंग में वीडियो मिलेगी आपको ये, या फिर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बस उस पर लिखा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10th क्लास। तो इस प्रकार से सबसे लास्ट में मिलेगी, और उस पर कोई भी फोटो वगैरह कुछ लगा नहीं है, सिर्फ हम ही दिख रहे होंगे उसमें, और वाइट बोर्ड होगा पूरा, बाहर से काफ़ी बड़ा हिस्सा दिख रहा होगा बाहर तक का। वो वाइट बोर्ड दूसरा है, ये वाइट बोर्ड घर का है हमारे, तो वाइट बोर्ड काफ़ी बड़ा है, अंदर से कोचिंग भी नज़र आएगी उसमें। तो आप उस वाली वीडियो को खोलेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हमने बताया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल अभी तो हम यहाँ की बात करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आप अच्छी तरह जानते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी। ये एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ले लेते हैं पहले, x1, y1, z1, ये हो गया एक बिंदु। दूसरा हो गया x2, y2, z2। तो ये दो बिंदु हो गए। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के निर्देशांक निकाल लीजिए इस तरह से, ये हो गया अपना, ये मिला दिया। दो बिंदु हैं, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के निर्देशांक निकालने हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के निर्देशांक बताने हैं। तो यह काम करते थे, रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इनके बीच के पॉइंट के निर्देशांक आपको बताने। मान लो यहाँ पर बीच का पॉइंट है, तो इसके निर्देशांक बताइए। तो उसे हम लोग क्या मानते थे पहले 10th क्लास में थे, तो x, y मानते थे। अब एक और मान लेंगे x, y, z। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। तो बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z लगा देंगे, और ये हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल तरीका, बहुत ही ईजी। मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला आप लोग क्या काम करते थे 10th क्लास में, x1 + x2 लिखते थे। अब एक और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। पहले आप ये करते थे, इतना ही लिखते थे। अब z आ गया तो z के लिए लगा देंगे, क्या हो जाएगा, z1 + z2/2। तो अब बस इतना सा और बढ़ गया है, और कुछ नहीं बढ़ा है। पहले हम सिर्फ इतना लेते थे x, y, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब हम क्या काम कर देंगे, अब हम 3 लेंगे, तो क्या काम कर देंगे, z1 + z2/2। इस तरह से हम लोग इसका निकालेंगे। फिर अगर हम आगे की बात करें, तो आपने एक तो ये पढ़ा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक। अब एक और पढ़ा है आपने, आपको याद होगा, मैं इधर समझा देता हूँ आपको अगर याद होगा तो आपने किया होगा अपने समय में ये वाला टॉपिक, त्रिभुज के
शीर्ष से बनने वाले मध्य बिंदु या त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको याद होंगे। त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक या उसे बोलते थे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, ये दोनों चलते हैं, आपको याद होंगे। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी इन्हें हम लोग बोलते हैं, शीर्ष के निर्देशांक। तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक तो आपको याद होगा, मानते थे x, y, z और क्या कर देते थे, बहुत सिंपल तरीका लगाते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3। 10th क्लास में क्या काम करते थे, 10th क्लास में हम लोग इतना करते थे, आपको याद होगा, x1, y1 तो x, y तो क्या काम करते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आपको याद होगा जब त्रिभुज होता था तो उसमें 3x हो जाते थे। ये रहा आपका 10th में आपने जो पढ़ा वो ये था, आपको याद होगा अच्छी तरह से, x1, y1 ये पढ़ा आपने। दूसरा ये हो गया x2, y2। तीसरा ये पढ़ा था आपने x3, y3। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। अब क्या है, अब आप आ गए 11th में, तो 11th में जैसे ही आपने एंट्री मारी z और आ गया, तो ये हो गया z2, ये हो गया आपका z1, है ना, ये हो गया आपका z3। तो इस प्रकार से आपने इसके 3 हिस्से बन गए। सिंपल है ना। 10th क्लास अगर आपने पढ़ा है तो देखिए 11th कुछ नहीं है, और अगर 10th अच्छी तरह से किया तो 11th भले आपको लगेगा कुछ चैप्टर्स देखकर आपको लगेगा जैसे आपने समुच्चय देखा, लगा आपको हल्का हल्का, लेकिन वो फर्स्ट चैप्टर था, लगा आपको, लेकिन जैसे ही आप इंटर में एंट्री मारोगे तो आपको लगेगा जिसने 10th अच्छा किया उसका इंटर बहुत बढ़िया। अगर आपका 10th अभी भी अच्छा नहीं गया है तो अभी भी आप 10th अच्छा कर सकते हैं। किसी को अगर लगता है डाउट है किसी टॉपिक पर तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पर पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, हमने अपलोड की थी, तो आप वहाँ से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी को बताए, बिना आपकी कमी किसी को मालूम चलेगी, और आपका कार्य भी हो जाएगा। तो क्या काम करते थे तब, ये चलता था y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और अब क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरा इतना लेंदी जो सिस्टम था वो कितना इजी हो गया है। था या नहीं था, बोलिए। पहले 2 बिंदु होते थे तो जब यहीं तक जाते थे, अब 3 हो गए, तो क्या हो गया x, y, z, तो बस एक z1 z2 z3 और ऐड हो जाएगा। फिर अपना आएगा जो शीर्ष के निर्देशांक थे, ऐसे ही आता था चतुर्भुज के, आपको याद होगा, तब चतुर्भुज आ जाता था, आपको सिलेबस में पता होगा अच्छी तरह से। मान लीजिए चतुर्भुज है, नया बना दे रहा हूँ चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, इसका नाम रख दे रहा हूँ ABCD। ये क्रम होता है ABCD, ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते, ABCD नहीं कर सकते, क्रम होता है, ऐसा क्रम पालन करना है। तो इसमें भी आप जानते हैं 3 ही आएंगे, इसमें भी 3 आएंगे, इसमें भी 3 आएंगे, आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज के शीर्ष निर्देशांक। आपने 10th क्लास से चतुर्भुज के शीर्ष निर्देशांक क्या पढ़े, चतुर्भुज के लिए आपने पढ़ा था, आपको अच्छी तरह याद होगा, चतुर्भुज के लिए आपने पढ़ा था कैपिटल X, कैपिटल Y, यही तो पढ़ा था आपने। तो क्या करते थे आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था। कुछ टीचर्स नहीं पढ़ाते, फिलहाल हमने पढ़ाया है अपने बच्चों को। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, त्रिभुज के लिए 3, चतुर्भुज के लिए 4 तक जाते थे, क्योंकि 4x आएंगे, x1 x2 x3 x4, इस प्रकार से y1 y2 y3 y4, z1 z2 z3 z4। तो ये 10th में आपने पढ़ा था, बस 11th में एक और ऐड हो गया है, तो अपना क्या आ गया z, तो z लगा दीजिए ना, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4, है ना इजी। तो वास्तव में बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप एक बार 10th अच्छी तरह से करके आए होंगे तो 11th आपके लिए चुटकी बजाते निकल जाएगा ये चैप्टर। अगर आपने नहीं किया तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, हमने आपको वीडियो का लिंक बता दिया, टॉप वीडियो बता दिया, और हम उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको ढूंढने की दिक्कत ना हो। तो आपको अभी भी मालूम चला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले क्या काम करते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते थे। अब बिंदु 3 हो जाएंगे, एक ही पोर्शन में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब एक नया ऐड हो गया, बस 2 बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते थे, तो यह काम करते थे x1 प्लस x2 अपॉन 2,
y1 प्लस y2 अपॉन 2 10 तक करते थे, 11th में क्या आ जाएगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। फिर ऐसे ही आएगा त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक पहले यहीं तक जाते थे, है ना, अब z1 और z1 z2 z3 अपॉन 3 और आ जाएगा। चतुर्भुज में पहले यहीं तक जाते थे, अब एक और आ गया z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। बहुत सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मैं और बताऊं आपको तो आपको याद होगा, मैं इसे मिटा देता हूं, मैं आपको और बताता हूं। देखिए आपको अच्छी तरह से अगर याद हो, आपको अगर याद होगा तो इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, आपने एक चीज पढ़ा था, विभाजन बिंदु निर्देशांक, याद है आपको? विभाजन सूत्र, जहां तक मुझे याद है आपको याद होगा, विभाजन बिंदु निर्देशांक हम बोलते थे। तो इसमें क्या होता था, रेखा का विभाजन तो हो रहा है, पहले रेखा का विभाजन हमने ही पढ़ा, एक रेखा का मध्य बिंदु निकालते थे, मिड पॉइंट निकालना होता था। तो बहुत सरल था, क्या करते थे, उसके निर्देशांक को जोड़ देते थे, x1 है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, है ना, इस प्रकार से करते थे। अब अगर रेखा का मिड पॉइंट ही नहीं कटा, 10th में आपने पढ़ा कि 3 टुकड़े कर देते थे, 4 टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, या क्या काम किया, रेखा का कोई टुकड़ा किया लेकिन बड़ा अजीबोगरीब, देखिए उसने रेखा को बांट दिया 2:1 में या 12:11 में, तब क्या करेंगे हम? तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 1:2 में बांटा, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग लगाते थे विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो उसमें क्या होता था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, पहले x1 फिर दूसरा y1 होता था, अब एक z1 और आ गया, बस बहुत सिंपल। पहले होता था x2, y2 होता था, अब एक और आ गया है क्या, z2, है ना, इतना ही तो हो गया है। ये जो टॉपिक हम समझा रहे हैं, ये टॉपिक सिर्फ 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बेसिक मैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आना ज़रूरी है। टेट, सी टेट, सुपर टेट और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, SSC CGL लेवल तक का, इतना बड़ा कंबाइंड डिफेंस लेवल का एग्जाम होता है, CDS तक, उस तक में इसका यूज़ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में इसका यूज़ है। और कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल यानी कि CGL, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। SSC का और RRB रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, CD और A ग्रुप, D ग्रुप तक के, A से लेकर के D ग्रुप तक के, उन सब में इस टॉपिक का यूज़ है। तो आपको समझ के चलना है। देखिए अगर आपने 11th अच्छा कर लिया तो आने वाली जॉब्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, वो सब आपके हाथ में होंगी। वो जॉब्स में लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती होगी, उनका ये मजबूत नहीं होता, तभी तो बाद में पछताते हैं वो लोग। तो देखिए विभाजन सूत्र में आप लोग क्या काम करते थे, x, y मानते थे, बस एक z और मान लेंगे, हो गया अपना। क्या करते थे, अनुपात होता था, पहले अनुपात m/n मानते थे, या तो m/n मानते थे, या यह काम कर सकते थे, आपने ये माना होगा या मैंने ये भी बताया है, m1/m2, m1m2 मान लो अनुपात को, सबसे बेस्ट रहता है m1m2। तो देखिए क्या काम करूँगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर दूसरा काम करते थे, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे तो सेम रहता है तो आप भी जानते हैं, अब z और आ गया है, बस उसे और लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना इजी, बहुत सिंपल है और कुछ भी कठिनाई होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको इसमें तो कितने सरल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने 10th किया है तो 11th आपके हाथों में आ गया है, चुटकी बजाते ही आप इस चैप्टर को निपटा देंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आपने कर लिया इसे। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो एक्सरसाइज वाइज करेंगे। इसमें एक टॉपिक और है, वो हम क्लियर करने के बाद फिर एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के साथ ही हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे बता देंगे फिर आप भूल जाएंगे। सबसे अच्छा है वो सिस्टम मैंने आपको बताया जो बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगर आपको इतना आ गया तो चैप्टर आपने चुटकी बजाते ही गवा दिया।